नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज की चर्चा में बात परिवारवाद के अलग-अलग पहलुओं की। देखिए, आज का दिन जो रहा, वो परिवारवाद की सियासत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आज मैं आपको 3 अलग-अलग घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। सबसे पहले बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती थी। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल को जो है देश के नाम समर्पित किया गया। वहाँ पे वाजपेयी जी की बहुत ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद पर गहरा चोट किया। उन्होंने कहा कि पहले की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हुआ करती थी, वो सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द ही सिमट रहा करता था और सिर्फ एक ही परिवार के नाम पर ही योजनाएं चलाई जाती थी। और इसको लेकर के उन्होंने जो है वो कहा कि जो जब से उनकी सरकार आई है तो भाजपा जो है मतलब सबका सम्मान करती है। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि जो यहाँ प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम है, उसमें भी उन्होंने बताया कि जो देश के एक प्रधानमंत्री, जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए, उन सबकी स्मृतियों को संजो कर रखा गया है। और सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने कहा कि अब तक के देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत और स्मृतियों को उस म्यूजियम में धरोहर की तरह संजो कर रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने जो इशारा किया, पूरी तरीके से कांग्रेस पर चोट किया, कांग्रेस पर गहरा हमला किया और कहा कि पहले के समय में उन जो है मतलब जो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो वो उसने जो भी योजनाएं होती थी, वो योजनाएं सिर्फ एक परिवार के नाम पे ही वो योजनाएं चलाई जाती थी। तो ये तो बात हुई। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि जो परिवारवाद की विरासत की जो राजनीति है, उससे बिल्कुल अलग हट करके वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी ही इस परंपरा को आगे जो है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ा रहे हैं। वो भी किसी परिवारवाद की उपज नहीं है, परिवारवाद की सियासत की उपज नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि जो इस पे जो है परिवारवाद की सियासत पर गहरा चोट किया गया। अब मैं दूसरी घटना आपको ले जाना चाहूँगा बिहार जहाँ पे परिवारवाद उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात करना चाहूँगा। वही उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया, बिना विधायक बने, बिना विधायकी का चुनाव लड़े या फिर बिना विधान परिषद का सदस्य बने, उनके बेटे दीपक प्रकाश इस बार बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं। तो जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया गया, तो उन पर भी ये आरोप लगे कि आप तो भाई परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों आपकी पार्टी में और कोई लोग नहीं थे जो आप किसी और को आगे बढ़ाते। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी जो है विधानसभा का टिकट दिया और उनकी पत्नी भी मौजूदा समय में विधायक है। तो कुशवाहा जी की पार्टी के 4 विधायक, उस 4 विधायकों में से जो है एक उनकी पत्नी जो विधायक है और उसे ही उन्होंने जो है विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया, अपनी पत्नी को ही विधायक दल का नेता बनाया। दूसरा अपने बेटे को उन्होंने क्या किया, बिहार सरकार में मंत्री बना लिया। तो इसको लेकर के आलोचना होती थी और जब उन्होंने पत्रकारों ने उनसे उपेंद्र कुशवाहा से इस बाबत सवाल पूछा, तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि देखिए वो नहीं चाहते हैं कि जो किसी दूसरे को मंत्री बनाए अपनी पर, तो फिर उनकी पार्टी को ही टूट का खतरा हो सकता है, उनकी पार्टी ही विखंडित हो सकती है। और ये उन्होंने अंदेशा काफ़ी पहले जता दिया। ताज़ा मामला क्या है इसमें? ताज़ा मामला ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पे जो है लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया। तो उनकी इस लिट्टी चोखा भोज में बहुत सारे लोग आए, उनके बहुत सारे समर्थक पहुँचे, लेकिन नहीं पहुँचे तो कौन नहीं पहुँचे? उनकी पार्टी के 3 विधायक जो हैं वो नहीं पहुँचे। चौथी विधायक उनकी पत्नी स्नेहलता, तो बाकी के 3 विधायक। और ये कौन है? ये तीनों विधायक, उसमें माधव आनंद है। माधव आनंद काफ़ी उनके क्लोज माने जाते हैं, काफ़ी उनके करीबी माने जाते हैं। मधुबनी से इस बार विधायक भी बने हैं। उन्होंने समीर महासेठ को पर एक कद्दावर प्रत्याशी को भी हराया माधव आनंद ने, और वो माधव आनंद काफ़ी करीबी माने जाते थे। लेकिन अब जो खबरें चल रही है इसके मुताबिक कि खबर ये है कि जो एक तो अपनी पत्नी को उन्होंने जो है विधायक दल का नेता बनाया, दूसरा उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया। इस बात से उनके जो पार्टी के जो विधायक हैं, 3 विधायक हैं, वो काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं। और ये तीनों विधायक कहाँ गए? उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी को में नहीं पहुँचे, लेकिन ये कहाँ पहुँचे? जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का पटना दौरा था, उस दौरान उनको बधाई देने के लिए ये तीनों विधायक वहाँ तो मौजूद थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यानी अपनी पार्टी के सुप्रीमो के भोज में, लिट्टी चोखा की पार्टी के भोज में वहाँ नहीं पहुँचे। तो ये एक ये कह सकते हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और पर्दे के पीछे की राजनीति में माहिर हैं।
और कहीं न कहीं वो जो है वो जुगत कुछ न कुछ लगा ही लेंगे। लेकिन इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की कुछ और मुश्किलें भी हैं। मुश्किलें क्या है कि उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है और पिछला जो राज्यसभा वो सदस्य बने थे वो भी मेहरबानी से बने थे, भाजपा की मेहरबानी से बने थे। क्या इस बार फिर से भाजपा उन पर दाँव लगाएगी? क्या भाजपा इस बार फिर से उनके प्रति मेहरबानी दिखाएगी? क्योंकि उनका भी राज्यसभा सदस्यता 2026 में समाप्त होने वाला है और इसके चलते एक ये कह सकते हैं कि उनको खुद को भी अपने राजनीतिक भविष्य को बनाने के लिए उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये आने वाला समय जो है वो यानी 2026 जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों का साल रहने वाला है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो जुड़ी हुई है बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश से इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है, उस वहाँ की हर घटना जो हर दिन जो भी नए अपडेट्स हो रहे हैं वो उसका कहीं ना कहीं भारत पर सीधा असर पड़ता है। तो इसीलिए ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आज का दिन जो है वो बांग्लादेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा। महत्वपूर्ण दिन इसलिए रहा क्योंकि बांग्लादेश में क्राउन प्रिंस के नाम से कहे जाने वाले तारिक रहमान उनकी बांग्लादेश वापसी हुई है। बांग्लादेश वापसी कितने साल बाद हुई? 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी। कौन है तारिक रहमान? ये तारिक रहमान आपको मैं बताऊं, तारिक रहमान है जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया उनके बेटे हैं, उनके बड़े बेटे हैं और 17 साल से वो बांग्लादेश में नहीं रह रहे थे। 2008 में जब उनके खिलाफ कई सारे मामले उजागर हुए, भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, तो गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए तारिक रहमान कहाँ चले गए? लंदन चले गए और लंदन में ही 17 सालों से तारिक रहमान रह रहे थे। इसके बाद जब बांग्लादेश में मौजूदा घटनाक्रम हुए, अगर आप बात देखें कि जो पिछले साल जब शेख हसीना की सरकार को वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका और शेख हसीना को फिर जो है भारत में शरण लेना पड़ा, तो उसके बाद में जो है सो जो स्थितियाँ बिगड़ती गई। फिर मोहम्मद यूनुस वो कार्यकारी सरकार बने और कार्यकारी उन्होंने जो है सरकार को चलाया। इसके बाद जो हाल फिलहाल में भी जो सिनेरियो हुआ उसके बाद में दबाव पड़ने लगा कि भाई बांग्लादेश में चुनाव कराया जाए। तो चुनाव की मांग को लेकर के तो अब तय हो गया है कि जो बांग्लादेश में चुनाव है 12 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसी 12 फरवरी को जो 2026 का 12 फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में बीएनपी यानी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है बांग्लादेश बीएनपी, उसके कार्यकारी अध्यक्ष होने यही तारिक रहमान है। और तारिक रहमान जो है इस बार के बांग्लादेश की जो इनके लिए ये रास्ता क्लीन स्वीप माना जा रहा है, क्योंकि इनके लिए बड़ा आसान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना की जो पार्टी है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ पर चुनाव लड़ने से अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी उनके लिए मैदान साफ है, क्लीन है। तो इसलिए बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी, उसका जीत तय माना जाता है, उस पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। और 17 साल बाद आज वापसी आए और लाखों की संख्या में समर्थक उनके उमड़े। जो तारिक रहमान के स्वागत के लिए जो है लाखों की संख्या में जो उनके सपोर्टर हैं वो एयरपोर्ट के आसपास में। और बीएनपी में एक तरह से जो है नई जान फूंक दी उन्होंने, नई ऊर्जा का संचार हो गया है जब से उन्होंने घोषणा किया। क्योंकि देखिए, शेख जो तारिक रहमान की माँ है खालिदा जिया 80 साल की बुजुर्ग महिला हैं और पिछले कई दिनों से जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और जो है लंबे समय से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो एक तरह से जो है उम्मीद जो है अब यही जताई जा रही है कि जो अगले जो है, और उनको वैसे भी बांग्लादेश में क्राउन प्रिंस के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो अब जो तारिक रहमान जो है वो संभावित पीएम पद के दावेदार हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अगले पीएम वही हो सकते हैं बांग्लादेश के। लेकिन तारिक रहमान अगर बांग्लादेश के पीएम बनते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का उनके बनने से क्या भारत के और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या आएगी। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, जो खालिदा जिया हैं वो भारत विरोधी ही उनकी छवि मानी जाती थी, क्योंकि जो है उनका जो झुकाव होता था वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा होता था, चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव होता था। लेकिन तारिक रहमान ने अपने आप को बदला है, तो और जो उन्होंने जो हाल फिलहाल में जो प्रतिक्रिया दी है उसके मुताबिक मैं कहूँ कि ना दिल्ली ना पिंडी, ये उनका कोटेशन है कि मैं ना दिल्ली ना पिंडी, मतलब ना तो उनका भारत से बहुत ज़्यादा गहरा झुकाव रहेगा और ना ही पाकिस्तान की तरफ वो तटस्थ भूमिका में रहना चाहते हैं। और जो उनकी शर्तें हैं उन शर्तों के मुताबिक जो है अगर वो पालन किया जाए तो उन शर्तों के हिसाब से वो बांग्लादेश भारत के साथ भी अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुकता है। 2-3 मुद्दों पर जो है उनकी जो है कंसर्न है और जिसको लेकर के वो हमारे देश के और जो बांग्लादेश के जो कूटनीतिक लोग जो है डिप्लोमेट्स हैं वो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बाकी इन्होंने जो है जो सबसे अहम बात की है कि इन्होंने जमात इस्लामी से अपनी दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है, यानी किसी जो कट्टरवादी मुस्लिम संगठन जो है उससे उन्होंने दूरी बनाने
की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में वो जो है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश फर्स्ट का उनका कॉन्सेप्ट है तारिक रहमान का। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले जो लोग हैं, जो अन्य धर्मों के भी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर, जैसे हिंदू है या बौद्ध है, उनको भी उन्होंने कहा कि जो हम आपको जो है पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी बात है। दूसरी जो अहम बात है कि उन्होंने जो है जो अभी जो खालिदा जिया, जैसे मैंने बताया कि अस्पताल में है और गंभीर हालत बनी हुई है उनकी, तो उस कंडीशन में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तो इस पर भी बीएनपी ने जो है अपनी प्रतिक्रिया जताई और तारिक रहमान ने जो है इस पर खुशी जाहिर की कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कंसर्न किया उनके माताजी के स्वास्थ्य का। तो इसको लेकर के तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो तारिक रहमान का जो है वो जो ये मान के चला जा सकता है कि अगले पीएम बांग्लादेश के वही हो सकते हैं। और अगर जो बनते हैं ये तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बांग्लादेश और भारत का संबंध भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो नई सोच के साथ आना चाहते हैं। और जो उनकी जो कट्टरपंथी सोच है उस सोच से हट करके वो एक नए अप्रोच के साथ जो है अपने आप को दुनिया के सामने और अपने देश के सामने में लाना चाहते हैं। उन्होंने बात की है और आज का भी भाषण उनका बड़ा गर्मजोशी वाला रहा। और आज भी उन्होंने जो बांग्लादेश के लोगों को जो संबोधित किया, तो कहीं ना कहीं ये हम भी चाहते हैं, भारत के लोग भी चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में भी शांति आए, अमन चैन आए और एक जो स्वस्थ लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कायम रहे। तो कुल मिला जुला कर ये 3 बातें मैंने आपको बताई। ये 3 जो मुद्दे थे जो आज परिवारवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर गहरा चोट किया, वहीं दूसरी तरफ बिहार में परिवारवाद की सियासत कर रहे उपेंद्र कुशवाहा मुश्किल में है। और तीसरा मैंने बताया क्या कि जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में भी परिवारवाद, यानी अगले जो अगला परिवार मतलब खालिदा जिया की जो अगली पीढ़ी है, वो पीढ़ी फिर से जो है बांग्लादेश को के सत्ता को पर काबू होने के लिए तैयार बैठी है। तो ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो पे जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, वो निश्चित रूप से जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कल फिर हम किसी नए मुद्दों के साथ, नए चर्चा के साथ जो है आपके साथ हाथ जुड़ेंगे। अपने सुझाव और अपना जो भी राय है वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में निश्चित साझा करें। धन्यवाद।